नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के HOD अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। न्यूज ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी हुई है जो रूस के कजान में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कजान में 16वीं ब्रिक्स बैठक में घोषणा की कि भारत ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों के बीच ग्रेटर फाइनेंशियल इंटीग्रेशन यानी अधिक वित्तीय एकीकरण का पक्षधर है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के इस मंच से वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म यानी सुधार की फिर पैरवी की और कहा कि हमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एकमत होकर आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जैसे विश्व बैंक आदि में रिफॉर्म यानी सुधार के लिए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस संगठन यानी ब्रिक्स की छवि ऐसी ना बने कि हम इन संस्थाओं में सुधार नहीं बल्कि इनकी जगह दूसरी संस्थाएं लाना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ देशों, जिनमें विशेषकर विकासशील व कम विकसित देश आते हैं, की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ब्रिक्स के अंतर्गत इन प्रयासों को बल मिल रहा है। पिछले वर्ष अफ्रीका के देशों को ब्रिक्स से जोड़ा गया था। इस वर्ष भी रूस द्वारा अनेक ग्लोबल साउथ के देशों को आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारधाराओं के संगम से बना ब्रिक्स समूह दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो सकारात्मक सहयोग को बढ़ावा देता है। हमारी विविधता, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आम सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की हमारी परंपरा हमारे सहयोग का आधार है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया, जिसमें तकरीबन 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी थे। मोदी ने इस सत्र में मुख्य तौर पर भारत की तरफ से ब्रिक्स के अंतर्गत इन देशों को आर्थिक विकास या सामाजिक विकास से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने वाली पेशकश की। उन्होंने भारत और UAE के बीच UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के प्रयोग का जिक्र करते हुए सभी देशों को UPI अपनाने की पेशकश की। इसी तरह वैक्सीन व डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भारत के सफल अनुभव को साझा करने की बात कही। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान से जुड़ने का आह्वान इन सभी देशों से किया। ब्रिक्स देशों के बीच वित्तीय एकरूपता लाने के प्रयासों का स्वागत करते हुए मोदी ने कहा, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और सीमा पार व्यापार के भुगतान को आसान करने से हमारा आर्थिक सहयोग और सुदृढ़ होगा। तो इस न्यूज पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि स्टेट कैन रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल। सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। 9 न्यायाधीशों के एक संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत वाले फैसले में इंडस्ट्रियल अल्कोहल को विनियमित करने के राज्य विधानसभाओं के अधिकार को बरकरार रखा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा लिखित बहुमत राय ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची की एंट्री नंबर 8 में इंटॉक्सिकेटिंग लिकर यानी मादक शराब वाक्यांश के दायरे में इंडस्ट्रियल अल्कोहल शामिल होगी। एंट्री नंबर 8 राज्यों को मादक शराब के उत्पादन, निर्माण, कब्जे, परिवहन, खरीद और बिक्री को विनियमित करने का अधिकार देती है। एंट्री नंबर 8 जिसको लिस्ट 2 भी बोला जाता है। आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट को लिस्ट नंबर 1, स्टेट लिस्ट को लिस्ट नंबर 2 और कनकरेंट लिस्ट को लिस्ट नंबर 3 कहा जाता है। तो ये राज्य सूची की एंट्री नंबर 8 को ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। हो सकता है UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में और मेंस में भी। एंट्री नंबर 8 लिस्ट 2 सार्वजनिक हित पर आधारित है। यह पीने योग्य शराब से परे एंट्री के दायरे को बढ़ाने का प्रयास करती है। शराब नेचुरल रूप से एक हानिकारक पदार्थ होता है जिसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर पब्लिक हेल्थ को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। एंट्री नंबर 8 में ऐसी शराब भी शामिल है जो पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है, जैसे कि रेक्टिफाइड स्पिरिट ENA यानी एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और विकृत स्पिरिट जो पेय शराब और अन्य उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल होती है। आप जानते हैं कि जहरीली शराब से बिहार राज्य के सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज PM श्री स्कीम के ऊपर है। आइए बात करते हैं PM श्री स्कीम के ऊपर। लॉन्च होने के करीब 2 वर्ष बाद दिल्ली PM श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में शामिल हो गई है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसके क्रियान्वयन के लिए मंगलवार को शिक्षा मंत्रालय के साथ एक MOU
पर हस्ताक्षर किए। कुल 27,360 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्षों में सभी राज्यों में लागू किए जाने वाली इस योजना में 14,500 से अधिक स्कूलों को एग्जाम्पलर यानी अनुकरणीय संस्थानों में बदलने का प्रस्ताव है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार अपग्रेडेशन के लिए 60% फंडिंग यानी योगदान देगी। पीएम श्री योजना जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, समग्र शिक्षा की व्यापक योजना के अंतर्गत आती है। वरिष्ठ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि दिल्ली के लिए धनराशि जल्द ही जारी की जाएगी, जबकि पहले तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब ने NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर बात करें तो गैर बीजेपी शासित राज्यों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर के मनाही की थी, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो एक बार आप पीएम श्री स्कीम योजना को और अच्छे से कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, चर्चा में लगातार बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ ये चर्चा में बनी हुई थी, अभी दिल्ली के साथ है। तो निश्चित रूप से यूपीएससी न केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज स्टेबल बर्निंग के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने के लगातार मामले और पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा कुछ लोगों को दंडित करने और कई उल्लंघनकर्ताओं को मामूली जुर्माना भरने के बाद छोड़ देने की और चुनकर लेने वाली पॉलिसी अपनाना नागरिकों के राइट टू लिव इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति एस ओका की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को पॉल्यूशन फ्री यानी प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी न केवल मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहे हैं, बल्कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत फंडामेंटल राइट यानी फंडामेंटल राइट का भी घोर उल्लंघन होने दिया है। अब समय आ गया है कि सरकारें, जिनमें केंद्र सरकार और NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य, इस प्रश्न का समाधान करें कि वे प्रदूषण मुक्त वातावरण में सम्मान के साथ रहने के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे करने जा रही है। याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। न केवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्कि मेंस के लिए भी, इसको भी अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 9 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज चीता के ऊपर है, उसकी चर्चा करते हैं। सोर्सिंग ऑफ चीता यानी चीतों की आपूर्ति के एजेंडे में शामिल होने के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वन्यजीव संरक्षण पर एक MOU को अंतिम रूप देने के लिए केन्या में है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अफ्रीकी चीतों को अंतर महाद्वीपीय तरीकों से मध्य प्रदेश में ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरित किया गया। सरकार का लक्ष्य उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक वर्ष 8 से 14 चीते लाना है। 8 से 14 के बीच का लक्ष्य रखा गया है। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ ले कितने चीतों को लाने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 8 से 14 चीते। MOU के मसौदे का पहली बार दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मई में आदान प्रदान और चर्चा हुई थी, जब 6 सदस्यीय केन्याई प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य का दौरा किया था। MOU का एक प्रमुख घटक प्रमोशन एंड एक्सचेंज ऑफ रेलिवेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज यानी प्रासंगिक वन्य जीव प्रजातियों का संवर्धन और आदान प्रदान है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज मैकडोनाल्ड्स दी लिंक आउटब्रेक इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाट इज ई कोलाई के ऊपर है। मैकडोनाल्ड्स के बर्गर खाने के बाद ई कोलाई इन्फेक्शन के कारण अमेरिका में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हैं। एस्चेरिचिया ई कोलाई एक बैक्टीरिया यानी एक जीवाणु होता है जो आमतौर पर मनुष्यों और वार्म ब्लडेड एनिमल्स की आंतों में पाया जाता है। ई कोलाई के अधिकांश स्ट्रेन यानी जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना के या ये वाला स्ट्रेन आ रहा है, उसी तरीके से ई कोलाई का मोस्ट स्ट्रेन हार्मलेस यानी हानि रहित होते हैं। हालांकि कुछ प्रकार जैसे कि STEC यानी शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ई कोलाई गंभीर खाद्य जनित बीमारी का कारण बन सकते हैं। यह मुख्य रूप से दूषित खाद्य पदार्थों जैसे कि कच्चे या अधपके मांस उत्पादों, कच्चे दूध, दूषित कच्ची सब्जियों में अंकुरित अनाज के सेवन से मनुष्यों में फैलता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इसको PIB ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये भी स्कीम से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री यशस्वी स्कीम के ऊपर बात करते हैं। PM यशस्वी OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और विमुक्त खानाबदोश जनजातियों के छात्रों के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम है। ये
इस योजना के अंतर्गत छात्र कक्षा 9 से 10 तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिकुलेशन या पोस्ट सेकेंडरी स्तर अपने हायर स्टडीज के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। जो छात्र अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे हैं उन्हें टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और उन्हें टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन की योजना के अंतर्गत टॉप क्लास स्कूलों और कॉलेजों में अध्ययन करने के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। इस न्यूज को भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गवर्नमेंट लॉन्चेस 2 ईयर नेशनल वाइड सेलिब्रेशन फॉर सरदार पटेल 150th बर्थ एनिवर्सरी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो काफी हद तक स्वशिक्षित थे, अपने सटीक कानूनी कौशल के कारण प्रसिद्ध वकील बन गए। अब बात करते हैं इनसे जुड़े हुए आंदोलनों की। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1917। गुजरात के खेड़ा जिले में एक प्रमुख स्थानीय नेता के रूप में पटेल ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण भूमि राजस्व करों के खिलाफ सत्याग्रह के आयोजन में महात्मा गांधी का समर्थन किया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 से लेकर 22 के बीच जब होता है तो पटेल ने असहयोग आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। लगभग 3 लाख सदस्यों की भर्ती की और 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए जुटाए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में होता है। बारदोली सत्याग्रह में ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान पटेल ने अकाल और बढ़े हुए भूमि करों से पीड़ित स्थानीय लोगों का समर्थन किया। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 और 34 के बीच में अपनी भूमिका निभाई। पटेल ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया जो ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतें ब्रिटिशों द्वारा जो सीधे शासित नहीं होती थीं, उनको भारत के अंतर्गत विलय करने के लिए पटेल जी का प्रयास अविस्मरणीय है। तो साथियों, आज के चोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।